अच्छा, अब आते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो तकरीबन वेव्स के चैप्टर से, डॉपलर इफेक्ट से आते हैं। और क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर और बच्चों को वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा नहीं आता, तो इस वजह से इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन दे देते हैं। तो हम इसी को जो है आज स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे आज इसको हम कंप्लीट भी कर लें। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो हम माइंड्स ऑन क्वेश्चन करते हैं। माइंड्स ऑन क्वेश्चन से हमें ये फायदा होता है कि हमें पता चलता है हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन, डॉपलर इफेक्ट किन वेव्स के लिए एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है जी, डॉपलर इफेक्ट मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कैसे? मैकेनिकल वेव की बात करें तो एप्लीकेशन है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये डॉपलर इफेक्ट के जरिए काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो ऑप्शन है रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इसके अंदर भी डॉपलर इफेक्ट जो है एप्लीकेबल है। तो ये दोनों वेव्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अब ये होता क्या है? तो देखें, डॉपलर इफेक्ट का जो हमारे पास फार्मूला है उसके अंदर अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन ये है, द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ड्यू टू relative motion between observer and relative motion between observer and source। अब यहां पे अगर आप देखें तो डॉपलर इफेक्ट की इस डेफिनेशन में आपको नजर आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी का अपेरेंट चेंज किसकी वजह से? रिलेटिव मोशन की वजह से। तो इसमें अगर देखा जाए तो रिलेटिव मोशन जो है ना वो एक तरह से कॉस है। इसको हम कहेंगे कि इस डॉपलर इफेक्ट का जो कॉस है वो क्या है? रिलेटिव, क्योंकि अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो डॉपलर इफेक्ट भी नहीं है। और इस कॉस का इफेक्ट क्या है? कॉस का इफेक्ट है अपेरेंट चेंज, किसमें? फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, तो जो डॉपलर इफेक्ट में कॉज और इफेक्ट है वो क्या है? कॉज है रिलेटिव मोशन एंड व्हाट इज इफेक्ट? अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है? ये चीज हमने पहले डिस्कस की थी कि अगर बॉडी का डिस्टेंस जो है विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे मोशन क्या है? रिलेटिव है। अब इसके अंदर बड़े सारे केसेस आते हैं कि बॉडी मूव करके आपस में करीब आए, दूर जाए, ठीक है, एक रेस्ट में हो, दूसरी मूव कर रही हो, तो रिलेटिव टू अदर अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसे हम कहेंगे वो रिलेटिव मोशन है। और क्योंकि इसको हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम ये बात हम रिलेटिव वेलोसिटी में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको आप रिव्यू कीजिएगा अगर आप भूल गए तो। अब रिलेटिव मोशन आसान लफ्जों में कहते हैं चेंज इन डिस्टेंस को। अगर आपकी बॉडी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वो बॉडी रिलेटिव मोशन में। दो केसेस है यहां पर, ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा हो या सोर्स मूव कर रहा हो, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा हो तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, सोर्स अगर मूव कर रहा हो तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि केसेस अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी ऑब्जर्वर मूव करता है तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वो स्पीड की वजह से चेंज होती है। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जबकि ऑब्जर्वर के मूव करने से जो वेवलेंथ होती है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट है। इसी तरह से सोर्स जब मूव करता है तो जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है वो किसकी वजह से आता है? वेवलेंथ की वजह से। लेकिन इस केस के अंदर स्पीड आपके पास क्या होती है? कांस्टेंट। स्पीड की वजह से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, वो आपके पास क्या है? कांस्टेंट। तो दोनों केसेस को याद रखिएगा, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा तो आपके पास क्या चीज चेंज होगी? स्पीड चेंज होगी जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और जब सोर्स मूव कर रही होगी तो किसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? लैम्डा की वजह से। और इन दोनों केसेस में जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा लैम्डा कांस्टेंट होगा, लैम्डा में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब सोर्स मूव कर रही होगी तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी जब हम केसेस पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखिएगा कि इसी चेंज से हम उनकी फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब यहां पे रिलेटिव मोशन चेंज इन डिस्टेंस को कहते हैं। अब डिस्टेंस तो चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं डिक्रीज इन डिस्टेंस, डिक्रीज इन डिस्टेंस, तो इसे भी हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। और इंक्रीज इन डिस्टेंस, इसे भी हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। इंक्रीज इन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का चेंज होना जरूरी है। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब नहीं है रिलेटिव मोशन के लिए या तो बॉडी इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। अब जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी जो है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, जब डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अब मैंने इसी हिसाब से जो है वो इन केसेस को यहां पर लिखा हुआ है कि एक के अंदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और एक में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और वो केसेस भी उसी तरह से। तो देख लें, डिक्रीज इन डिस्टेंस का केस क्या है, डिक्रीज इन डिस्टेंस का केस ये है कि ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज, या फिर सोर्स मूव कर रहा है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, दोनों सूरतों में फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, और मैंने ऊपर आपको बताया कि जब ऑब्जर्वर जो है वो मूव करता है उस टाइम पे स्पीड क्या होती है, चेंज, और जब सोर्स मूव करती है तो फिर क्या चीज चेंज होती है, वेवलेंथ, और उस वेवलेंथ की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती है। अब जरा इन केसेस को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले डिक्रीज इन डिस्टेंस के दोनों केसेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसकी तरफ, टूवर्ड्स द सोर्स, सोर्स स्टेशनरी है, सोर्स यहां पर स्टेशनरी है, जबकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टूवर्ड्स द सोर्स। ऑब्जर्वर की स्पीड है यूओ, ओ से ऑब्जर्वर की स्पीड है, और वी क्या चीज है यहां पर, वी है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स के करीब आ रहा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसकी वजह से इंक्रीज होगी, स्पीड के चेंज की वजह से। तो हम यहां पर लिखेंगे कैसे स्पीड के चेंज को, तो हम यहां पर लिखेंगे इस तरह से कि स्पीड का जो चेंज है वो किस वजह से हो रहा है। अगर हम देखें तो इसमें रिलेटिव मोशन है, और जब कभी भी दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती थी तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा था, उनको हम ऐड करते हैं, v प्लस यूओ। जबकि वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं है, मैंने आपसे कहा था वेवलेंथ कांस्टेंट होगी, तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब मैंने अगर देखना है कि फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज स्पीड की वजह से, तो v प्राइम इज इक्वल टू एफ प्राइम लैम्डा। और अगर मैं यहां पर वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से आ जाएगी, v प्लस यूओ डिवाइडेड बाई v, और ये आपके पास क्या आ गया, f, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखें कि जो हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर ऑब्जर्वर की स्पीड बढ़ेगी तो जो आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर ऑब्जर्वर की स्पीड बढ़ेगी तो फिर आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर की स्पीड बढ़ने का मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इस केस को हम फिर लिख सकते हैं यहां पर कि इस केस में जो आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है किससे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है ना। तो केस कौन सा है, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। अब यही चीज जो है वो आप देख लें, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो सब चीजें सेम है, सिर्फ और सिर्फ साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। वजह यह है कि इसके अंदर डायरेक्शन अब दोनों की क्या है, सेम है। देखो, ऑब्जर्वर की स्पीड है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, स्पीड ऑफ साउंड भी है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है, जबकि सोर्स क्या है, रेस्ट में। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हम निकालने के लिए करते थे, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो हम सबट्रैक्ट करते थे, v माइनस यूओ, सबट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता जब ऑब्जर्वर मूव करता है, तो लैम्डा वही है। अब अगर आपने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो v प्राइम इज इक्वल्स टू एफ प्राइम लैम्डा, और अगर आपने यहां से एफ प्राइम की वैल्यू निकालनी है तो वो फार्मूला आ जाएगा, जो फार्मूला वो लिखा है वही फार्मूला यहां लिख दें, सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास यूओ जो है वो अब क्या हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर। अब अगर आप यहां पर देखें कि जैसे जैसे आपके पास यूओ इंक्रीज होगा, इसका मतलब न्यूमरेटर आपका छोटा होगा, और न्यूमरेटर अगर छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एफ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज करती है और इंक्रीज करती है। अगली बात, जब सोर्स मूव करता है, तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जब सोर्स मूव करता है फ्रीक्वेंसी में चेंज किसकी वजह से आता है, वेवलेंथ की वजह से। यहां पर स्पीड कांस्टेंट होगी, तो देखें जब सोर्स मूव करेगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो इस केस को अगर आप देखें, इस केस के अंदर ये है ऑब्जर्वर अब रेस्ट में, सोर्स मूव कर रही है, सोर्स की स्पीड है यूएस, स्पीड ऑफ साउंड v है। तो यहां पर आपके पास मैंने आपसे कहा कि स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो v प्राइम तो v के बराबर है, यहां पर भी होगा v प्राइम v के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर लैम्डा क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा।
तो जब सोर्स ऑब्जर्वर के करीब जाती है ना, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल्स टू लैम्डा डिक्रीज। और लैम्डा का डिक्रीमेंट कैसे सॉल्व करेंगे, लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा, ठीक है ना। ये आपके पास इसका क्या आ गया, डिक्रीमेंट। तो अगर मैंने यहां से स्पीड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एफ प्राइम लैम्डा प्राइम, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर देख लो, अगर लैम्डा प्राइम कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस यू एस। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इसके अंदर क्या होगी, कम होगी। और इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा, क्योंकि हम देखें कि वो सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इस केस के अंदर एफ प्राइम इज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जबकि यही केस जब यहां आ जाएगा, तो जब सोर्स मूव कर रही है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो जब ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रही है, इसका मतलब लैम्डा क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो लैम्डा जब बड़ा होगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, लैम्डा प्राइम लैम्डा इंक्रीज। और लैम्डा इंक्रीज कैसे होगा, तो लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, माइनस की जगह मैं प्लस लगा दें, फिर फार्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू एफ प्राइम लैम्डा प्राइम। अब इस केस के अंदर क्योंकि लैम्डा बड़ा हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। एंड देन फाइनली एफ प्राइम इज इक्वल्स टू, तो डिनोमिनेटर में आप माइनस की जगह प्लस लिख देंगे, और आपको नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब एफ प्राइम इज लेस देन एफ, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट के अंदर इस तरह से हम जो है वो केसेस को ऑब्जर्व करते हैं कि कब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और कब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो आपने बस जो पॉइंट्स मैंने बताया उनको याद रखना है और उस हिसाब से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर दोनों ही मूव कर रहे हो, 4 केसेस के बाद 6 केसेस होते हैं ना टोटल, दो केसेस ये वाले भी होते हैं, इफ बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग। अगर दोनों ही मूव कर रहे हो तो फिर, तो अब देखिए मैं आपको एक ऐसा जनरल फार्मूला लिखकर दे देता हूं, ये फार्मूला तमाम केसेस के लिए अप्लाई होगा। कोई सा भी केस आ जाए 6 में से, पिछले 4 या फिर अगले 2, ये जो हैं सबके लिए फार्मूला सेम है। क्या फार्मूला, आप बस ये याद कर लें और इस जो है ना कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना, तो आपके लिए डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होंगे। क्या है, v प्लस माइनस यूओ, ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर होता है, v प्लस माइनस यूएस, सोर्स हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। ये फार्मूला जनरल फार्मूला है तमाम केसेस के लिए। ये जो प्लस माइनस मैंने लिखा है, इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन की बात की हुई है, ठीक है ना। उस डायरेक्शन के हिसाब से आप हर एक फार्मूले को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो मैं 2 सॉल्व करके आपको बताता हूं, बाकी आप खुद सॉल्व करके देख लेना। इस फार्मूले से तमाम केसेस के फार्मूले बनते हैं। देखो क्या है, पहला मैं केस लिखता हूं कि इफ सोर्स इज एट रेस्ट, अगर सोर्स क्या हो, रेस्ट में हो, ठीक है ना। ऊपर हमने पढ़ा हुआ ना कि सोर्स अगर रेस्ट में तो अगर सोर्स रेस्ट में तो इसका मतलब यूएस की जगह क्या पुट करना है, 0। तो फार्मूले में यूएस की जगह 0 पुट करो तो देखो वही फार्मूला नहीं बन जाएगा, v प्लस माइनस यूओ डिवाइडेड बाय वी एफ, बन गया फार्मूला। करीब आने का भी, दूर जाने का भी। इसी तरह से अगर मैं लिखूं इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो तो भी आप देखेंगे वही जो 2 केसेस हमने ऊपर सॉल्व किए ना, उन केसेस को हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यूओ अब 0 है। अगर यूओ 0 है, इसका मतलब ऊपर यूओ की जगह 0 पुट कर दें, एफ प्राइम का फार्मूला क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा v अपॉन v प्लस माइनस यूएस। और ये आपके पास क्या आ गया, डॉपलर इफेक्ट। क्लियर है। तो वही 4 केसेस को मैंने यहां पर अलग अलग करके सॉल्व कर दिया। अब प्लस माइनस जो वो कैसे होगा उस चीज को मैं नीचे डिफाइन कर दूंगा। अच्छा, अब देखें अगर दोनों ही मूव कर रहे हो तो इसी फार्मूले से जरा इनके फार्मूला बनाए ना, जो जनरल फार्मूला है उससे जरा। ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, सोर्स भी मूव कर रहा है, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू, अब दोनों रेस्ट में नहीं है ना, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है और सोर्स भी मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर क्योंकि मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसे हम कह लेंगे यूओ प्लस में। जबकि अगर आप सोर्स देखें किस डायरेक्शन में, माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो उसे हम क्या लिखेंगे, माइनस का यूएस। और ये आपके पास बन गया फार्मूला। इसी तरह अगला, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, फिर हो जाएगा v, ऑब्जर्वर है पॉजिटिव एक्स में तो ये हो जाएगा यूओ, सोर्स भी है पॉजिटिव एक्स में तो ये हो जाएगा प्लस का यूएस।
फार्मूला क्या आ गया एफ। इसी तरह अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सेस के अंदर और सोर्स मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अंदर, तो फिर फार्मूला क्या बन जाएगा, v माइनस यू ओ डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन अब आपको समझ आ गई होगी। और लास्ट में एफ प्राइम इज इक्वल्स टू, इस केस में अगर आप देखें ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सेस, तो ये हो जाएगा v माइनस यू ओ, और सोर्स भी मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सेस के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस का यूएस। ये आपके बन गया फार्मूला। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बस एक फार्मूला याद कर लें, डॉपलर इफेक्ट के सारे केसेस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव एक्स एक्सेस मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो अगर मैं कहूं कि ऑब्जर्वर हमारे पास है, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस या टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सेस, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला है वो किस किस तरह से चेंज हो जाता है। जब टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सेस मूव कर रहा है तो जो एफ प्राइम है उसको हम कैसे लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाय v, और ये आ गया f। और जब वो मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सेस में तो फिर फार्मूला क्या बन जाता है, एफ प्राइम इज इक्वल्स टू v माइनस यू ओ डिवाइडेड बाय v, और ये आ गया f। ठीक है, सिमिलरली जब हमारे पास जो है वो सोर्स मूव कर रही होगी, सोर्स, तो सोर्स अगर मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अंदर या नेगेटिव एक्स एक्सेस के अंदर, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, तो देखो जब ये मूव कर रही होगी टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सेस, तो फिर आपके पास जो एफ प्राइम है वो बराबर हो जाएगा v अपॉन v प्लस यू एस। ठीक है ना, और जब मूव कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सेस में तो फिर फार्मूला क्या बन जाएगा, v अपॉन v माइनस यू एस, और ये आपके पास आ गया f। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको जनरलाइज कर दिया कि किस तरह से आप एक फार्मूला बस याद कर लें, उस फार्मूले से आप तमाम डॉपलर इफेक्ट के केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर होता है, सोर्स हमेशा नीचे होती है, ये फार्मूले में याद रखें। बाकी स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का आपको पता है। यहां पर एक पॉइंट और है कि डॉपलर इफेक्ट की लिमिटेशन क्या है, डॉपलर इफेक्ट जो है वो कब आपके पास एप्लीकेबल होगा। तो देखें इसकी लिमिटेशन के अंदर ये है कि ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऑब्जर्वर की स्पीड, जैसे हमने सुपरसोनिक पे पढ़ा था ना कि उसकी स्पीड जो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है, तो वहां पर आपके पास जो है वो डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑब्जर्वर की स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा ना हो, और इसी तरह सोर्स की स्पीड भी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा ना हो, तो ये आपके पास इसकी लिमिटेशन है, अदरवाइज वहां पे डॉपलर इफेक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा अप्लाई कर देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन के अंदर क्या आता है जी, सबसे पहले रडार। रडार क्या है, तो इसको हम लिखते हैं जी रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये हमारे पास जो है रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, और ये रेडियो वेव्स हैं ये एक्चुअली किस केस के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी जो आपका डॉपलर इफेक्ट है वो एप्लीकेबल है। अब इस केस में देखो है क्या, इस केस के अंदर एक जेट है, ठीक है, और वो मूव करके आ रहा है रडार के पास। रडार का काम क्या है, रडार ये करता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर भेज रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल है। जब वो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वो अपैरेंट बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रिलेटिव मोशन है। अब इसमें सोर्स और ऑब्जर्वर कौन है, तो देखिए ये जो रडार है ना ये ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। और इसमें सोर्स कौन है, तो सोर्स है इसके अंदर ये। क्यों, क्योंकि जब ये रिफ्लेक्ट होकर आएगी ना, तो अब क्योंकि इसके मूव करने से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, सोर्स है। अच्छा, अब सोर्स है, जब ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। एफ प्राइम इज ग्रेटर देन एफ। केस क्या है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, एंड अगर उल्टा हो, सोर्स जो है वो मूव कर रहा है ऑब्जर्वर से अवे, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एफ प्राइम इज लेस देन एफ। ठीक है ना, तो ये आपके पास पहला केस है रडार। इसी तरह सोनार की अगर हम बात करें तो सोनार आपके पास क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इस केस में
क्योंकि हम बात कर रहे हैं साउंड की, तो ये कौन सी वेव्स हैं, लॉन्ग आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ऊपर जो हमने डिस्कशन की थी तो वो भी यहाँ पर पूरी हो गई कि दोनों की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। ये साउंड वेव्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स है। अच्छा, अब इसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जो सोनार में हम जिन वेव्स को हम यूज करते हैं वो कौन सी वेव्स है, अल्ट्रासोनिक वेव्स है। अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम यहाँ पर यूज करते हैं डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, और इनकी जो नेचर होती है वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। अच्छा, अब यहां पे ये बात हो गई कि जब सोनार के अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं तो इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, तो इसका पर्पस होता है कि हम डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, डेप्थ ऑफ सी, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर माइनर्स जो आपके पास माइंस होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, माइंस डिटेक्शन अंडर सी, माइंस डिटेक्शन। और इसके जरिए जो है वो हम डिटेक्शन करते हैं सबमरीन्स की, डिटेक्शन ऑफ सबमरीन्स, डिटेक्शन ऑफ सबमरीन्स। तो ये आपके पास जो है वो इसकी सोनार की एप्लीकेशन है। फिर इसी तरह इसको हम स्पीड ऑफ कार कैलकुलेट करने के लिए भी यूज करते हैं। जो मोटरवे पे लोग बैठे हुए होते हैं पुलिस वाले, तो वो उनके पास भी जो कैमरा होता है उसके अंदर भी आपके पास डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होता है, और इसके अंदर जो वेव्स यूज होती हैं वो माइक्रोवेव्स हैं। वेवलेंथ ज्यादा होती है माइक्रोवेव्स की, आप जानते हैं माइक्रोवेव्स, लेकिन स्पीड उसकी जो होती है वो वही है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अंदर भी यही है कि जो जो कैमरा है हमारा, वो कैमरा यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। कैमरा यहाँ पर कौन है, ऑब्जर्वर है। अब कैमरे ने क्या किया कि उसने माइक्रोवेव्स जनरेट की और वो वेव्स जाकर टकराती है कार के साथ। अब इसमें जो आपके पास सोर्स है वो कौन है, कार है, ये सोर्स है। तो जब ये मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है कि आने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम लिख देते हैं, ये आपके पास ओरिजिनल एफ। जब वो टकरा कर आएगी तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगी, चेंज। अगेन वही बात है कि जब ये करीब आ रही होगी तो फ्रीक्वेंसी आपके पास इंक्रीज हो रही होगी, और जब दूर जा रही होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हम जानते हैं कि सोर्स के केस के अंदर जो हम एफ कैलकुलेट करते हैं, एफ प्राइम, वो बराबर होता था वी अपॉन वी प्लस माइनस यू एस, और ये आपके पास किसके बराबर है, एफ के, ठीक है ना। ये फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। सोर्स क्योंकि मूव कर रहा है तो उसके हिसाब से आप इसकी अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो मोशन ऑफ स्टार्स। स्टार्स के मोशन को भी डिटेक्ट करने के लिए डॉपलर इफेक्ट यूज किया जाता है। अगर मैं स्टार की बात करूं, स्टार मूव कर रहा है अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है, या मूव कर रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, तो दोनों सूरतों में जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास चेंज हो जाती है और उस फ्रीक्वेंसी से ही ऑब्जर्व करता है। तो जब अवे फ्रॉम द मूव कर रहा होगा अर्थ, तो जो फ्रीक्वेंसी यहां पर आएगी वो आपके पास कहलाएगी रेड शिफ्ट। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ इसमें इंक्रीज होती है। जब सोर्स अवे मूव करता है वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और वेवलेंथ के इंक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट। तो ये आपके पास रेड शिफ्टिंग को शो करेगा। जबकि जब आपके पास ये टूवर्ड्स मूव कर रहा होता है तो जो वेवलेंथ हमें रिसीव होती है वो शॉर्टर होती है, और शॉर्टर वेवलेंथ की जो है वो ब्लू शिफ्टिंग कहलाती है, ब्लू शिफ्ट। तो इसे हम रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कहते हैं। व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर देन देयर इज अ रेड शिफ्ट, व्हेन इट इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर देयर विल बी अ ब्लू शिफ्ट। और इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला आपको पता है कि इसमें ये होगा कि एफ प्राइम इज इक्वल्स टू, और बल्कि इसको मैं वेवलेंथ के लिए लिखता हूं क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज किस तरह से हो रही है, तो वेवलेंथ इंक्रीज इज इक्वल्स टू वी प्लस यू एस, ठीक है ना, सोर्स मूव कर रहा है, डिवाइडेड बाय वी, और ये आपके पास लैम्डा। इसी तरह लैम्डा डिक्रीज कैसे कर रहा है, तो लैम्डा डिक्रीमेंट इज इक्वल्स टू वी माइनस यू एस डिवाइडेड बाय वी, और ये आपके पास क्या आ गया, लैम्डा। तो मैंने इसको फ्रीक्वेंसी के बजाय वेवलेंथ के अंदर लिख दिया, ठीक है। तो यहां से आप रेड शिफ्टिंग और ब्लू शिफ्टिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास है बेट नेविगेशन। तो बेट नेविगेशन भी डॉपलर इफेक्ट के जरिए काम करता है। इसके अंदर जो होता है वो इको लोकेशन कहलाती है, इसको
के साउंड रिफ्लेक्ट बैक होता है तो वो ऑब्जर्व कर लेता है कि हमारा बैरियर जो है वो कितना दूर है, और ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करके ही ये काम करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो बैट्स की नेविगेशन, ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट्स हो गई, मेडिकल डायग्नोस्टिक हो गया। मेडिकल डायग्नोस्टिक के अंदर भी हम स्पीड ऑफ ब्लड के जरिए इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपके पास कुछ एप्लीकेशन है, लेकिन मेनली जो मैंने आपको बताई तीन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? हमने रडार को ऑब्जर्व किया, सोनार, स्पीड ऑफ कार या मोशन ऑफ स्टार, ये चार जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट में कंडीशंस को जरा देख लेते हैं कि किन कंडीशंस पर जो है वो डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल है। कि अगर आपके पास रिलेटिव मोशन ना हो, ठीक है, कंडीशन फॉर नो डॉपलर इफेक्ट, कब कब डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि स्पीड ऑफ साउंड से अगर आप बढ़ाएंगे या इंक्रीज करेंगे तो वहां पर आपका वो डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले की जो कंडीशन है वो ये है कि जब रिलेटिव मोशन ना हो। तो अगर रिलेटिव मोशन नहीं है दरमियान में सोर्स और ऑब्जर्वर के, तो ऑब्वियसली वहां पर डॉपलर इफेक्ट मौजूद नहीं होगा। अब यहां पर रिलेटिव मोशन कब कब नहीं हो सकता? जब दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स क्या हो, रेस्ट में हो, बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर एट रेस्ट। तो अगर ये दोनों रेस्ट में, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। फिर दूसरा, बोथ ऑब्जर्वर आर सोर्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, both observer and source are moving in same direction with same speed, moving in same direction and same speed and same speed। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी आपके पास कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ये मैं सारी आपको बता रहा हूं कब कब रिलेटिव मोशन नहीं है। सर्कुलर मोशन के अंदर, तो आप देखें सर्कुलर मोशन के अंदर भी रिलेटिव मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं होता। अगर सोर्स है, ऑब्जर्वर है, तो देखें रेडियस इसका ऑब्जर्वर के साथ क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इसी तरह से अगर ऑब्जर्वर एंड सोर्स परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होंगे, ऑब्जर्वर एंड सोर्स are moving mutually perpendicular, तो इन केसेस के अंदर जो आपका डॉपलर इफेक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें। अ सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 90 वाइब्रेशन पर सेकंड इज अप्रोचिंग अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। आपने बस स्टेटमेंट को समझना है। जो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ वो फार्मूला एक याद कर लें और उस फार्मूले के जरिए आप खुद से इसका फार्मूला ड्राइव कर लें। डेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो यहां तक बच्चों कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज ये है कि हमारी क्लास वाइंड अप होती है यहाँ पे। ठीक है जी, इसको रिव्यू करें लेक्चर को पूरा, और इसके अंदर कोई अगर आपको क्वेरी है कोई तो फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, और बाकी ये कि इसकी डीपीटीज में डाल दूंगा तो उसको सॉल्व करें। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपका टॉपिक अच्छा कवर हो जाएगा। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।